अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं लेशा खान आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत ज़बरदस्त वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना ताकि हम ऐसे वीडियो और भी लाके आप लोगों को दिखा सकें। इमरान प्रतापगढ़ी ने दिल जीत लिया है, आप लोग देखें और देख के कमेंट में बताएं। चलो तो फिर हम सब मिलके देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की ये वीडियो। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था 40 लाख लोगों में? सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कड़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे दो किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1 58 रुपए का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में
किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा। मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। ये अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, ये निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल करिए। नौजवानों के लिए रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। धन्यवाद सर, आपने इतना जो समय दिया उसके लिए शुक्रिया। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। दोस्तों, कैसी लगी इमरान प्रतापगढ़ी की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। दिल छू लिया भाई ने। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारा सा कमेंट करना ताकि मैं वीडियो और लाके हम लोगों को दिखा सकूँ।